नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आपका सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे डेली करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को दी जाती है। उसी क्रम में आज मैं फिर से आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास 10 तारीख की लेके आया हूँ। आज हम लोग 10 तारीख की करंट अफेयर की बात करेंगे, अर्थात जो 9 तारीख को जो भी घटनाएं हो चुकी हैं, जो भी नई चीज़ें हुई हैं, नया परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया या और भी किसी नए चीज़ का शुभारंभ किया गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। जो कि हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में, किसी भी वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, तो हम लोग उसी क्रम में अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो जो कि एक सबसे दुखद घटना की बात करेंगे। पहली जानकारी की बात करेंगे हम लोग कि जो यहाँ के स्पेनिश मूल के मशहूर गुजराती लेखक एवं पादरी फादर वेलेस की मृत्यु हो गई है। स्पेनिश मूल के मशहूर गुजराती लेखक, स्पेनिश मूल के प्रसिद्ध गुजराती लेखक एवं पादरी फादर कार्लोस गोजार वेज, इनका पूरा नाम कार्लोस गोजारवेज वालेस कार्लोस गोजारवेस वालेस एसजे का सोमवार को पैतृक देश में निधन हो गया। एसजे का सोमवार को उनके पैतृक देश स्थान स्पेन, अर्थात स्पेन में पैतृक देश में निधन हो गया। इनकी आयु 95 वर्ष थी। इनकी उम्र की अगर बात करें तो इनकी उम्र 95 वर्ष थी। ठीक, ये स्पेनिश मूल के प्रसिद्ध गुजराती लेखक, ये मूलतः स्पेन के रहने वाले थे, लेकिन ये गुजरात में रहा करते थे। गुजराती प्रसिद्ध लेखक एवं पादरी भी थे। ठीक, गुजराती लेखक भी थे और ये पादरी भी थे। इनका पूरा नाम फादर कार्लोस गोजारवेस वालेस एसजे था। इनका पूरा नाम फादर कार्लोस गोजारवेस वालेस एसजे था। इनका सोमवार को इनके पैतृक देश अर्थात स्पेन में निधन हो गया। इनकी जो मृत्यु हुई है 95 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। फादर वालेस ने गुजरात में कई पुस्तकें भी लिखी हैं। फादर वालेस गुजरात में कई पुस्तक भी लिखे हैं। ये कई पुस्तक भी लिखे हैं और गुजराती भाषा में ये कई पुस्तक भी लिखे हैं। साथ ही साथ साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये गुजरात विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर भी रहे हैं।
अगर मैं फादर कार्लोस गोजारवेस वालेस की बात करूं तो ये गुजरात विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर भी रहे हैं। गणित के प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक साथियों, अब यहाँ आपसे अभी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि अभी हाल ही में कौन से ऐसे प्रसिद्ध गुजराती लेखक थे जो निम्न देशों से बिलोंग करते थे या निम्न देशों से संबंध रखते थे। या तो आपसे पूछ लेगा कि स्पेन मूल के वो कौन से प्रसिद्ध गुजराती लेखक थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो यहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा फादर कार्लोस गोजारवेस वालेस। ठीक, या तो शॉर्ट में वो फादर वालेस भी दे सकता है। और यहाँ पे ये भी आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो प्रसिद्ध गुजराती लेखक की मृत्यु हुई है वो कौन से विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे या कौन से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आपसे, तो आप लोग इसे नोट करिएगा। साथियों, अगली जानकारी की अगर हम बात करें तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में वर्चुअल माध्यम से कल कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 9 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का नाम भी अभी मैं बताऊंगा, आप घबराइएगा नहीं। ठीक, बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा आपको। विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से दीपावली पर लोकल सामान खरीदने का आग्रह भी किया। साथ ही साथ वाराणसी की कनेक्टिविटी हमेशा ही सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता रही, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथियों, मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 220 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं की लागत की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथियों, 220 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 16 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में 400 करोड़ रुपए की लागत से 14 परियोजनाओं का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। अभी इस 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 220 करोड़ रुपए की
16 परियोजनाओं का 220 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 16 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही साथ 400 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं का उद्घाटन, या उस पर कहिए तो उस पर वर्क पहले से ही चल रहा है। ठीक साथियों, सॉरी, इन जो 16 परियोजनाएं हैं, इन 16 परियोजनाओं में अगर हम बात करें तो मुख्यतः है इसमें कि सारनाथ लाइट एंड साउंड शो की भी बात की गई है, ये भी परियोजना इसी के अंतर्गत आएगी। और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की बात की गई है यहाँ, और रामनगर का उन्नयन भी किया जाएगा। साथ ही सीवर से संबंधित कार्य किए जाएंगे। गाय की सुरक्षा और संरक्षण की बात की गई है। बुनियादी ढांचा सुविधा कैसे किया जाए, मतलब बुनियादी ढांचाओं में सुविधा कैसे प्रदान की जाए, इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात के साथ ही साथ बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, बहुत ही अच्छी बात है जो कि किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात कहें तो यहाँ पे बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह की भी बात की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह भी आएगा। साथ ही साथ 100 मीट्रिक टन के कृषि उपज वेयर हाउस की बात की गई है। संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवास परिसर की बात, जो वहाँ पे वाराणसी में संपूर्णानंद स्टेडियम है, वहाँ पे खिलाड़ियों के रहने के लिए खिलाड़ियों के आवास के बारे में भी बात किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवास परिसर की बात की गई है। साथ ही साथ वाराणसी शहर में स्मार्ट लाइटिंग कार्य के साथ साथ 105 आंगनबाड़ी केंद्र और 102 गौ आश्रय केंद्र शामिल किए गए हैं। वाराणसी में स्मार्ट लाइटिंग कार्य के साथ साथ स्मार्ट लाइटिंग का कार्य किया जाएगा पूरे वाराणसी क्षेत्र में। साथ ही साथ 105 आंगनबाड़ी केंद्र को खोलने की बात की गई है, या तो फिर उसे संवारने की या और भी सुविधा से लैस करने की बात की गई है। साथ ही साथ 102 गौ आश्रय केंद्र भी खोले जाएंगे, बनाए जाएंगे। 102 गौ आश्रय केंद्र भी खोले जाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 220 करोड़ रुपए की लागत से 16 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शुभारंभ किया। ठीक साथियों, ये हमारी जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो मैं आपसे बात किया था कि 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन, जिसकी मैं बात किया था कि जो राज्य मंत्री हमारे हैं, जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार प्राप्त है, श्री हरदीप पुरी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक, अगली जानकारी की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बनारस में दिए हैं, जो बहुउद्देशीय कृषि गृह भंडार की बात की है। अगली जानकारी की अगर बात करें हम लोग, तो अगली जानकारी के क्रम में है कि 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन, जिसकी थीम होगी शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जिसकी थीम होगी शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान। शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान का उद्घाटन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय आवासन एवं
शहरी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार प्राप्त है, स्वतंत्र प्रभार प्राप्त मंत्री श्री हरदीप पुरी सिंह, श्री हरदीप पुरी सिंह गतिशीलता के उभरते रुझान का उद्घाटन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार प्राप्त है श्री हरदीप पुरी सिंह जी ने किया। ठीक साथियों, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जिसकी थीम है शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान की बात है, तो उसका उद्घाटन से हमारे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिन्हें प्राप्त है हरदीप पुरी ने किया। साथियों, अगर बात किया जाए तो इस सम्मेलन में नई पीढ़ी के आगमन को देख रहा है, मतलब ये जो हमारा अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन है जिसकी थीम है शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान की बात की गई है। ये साथियों के मंत्रालय के राज्य मंत्री, ठीक है, ये राज्य मंत्री हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभाव प्राप्त है हरदीप पुरी सिंह जी। साथियों, इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य है कि हमारा जो भारत है वो मोबिलिटी की नई पीढ़ी के आगमन को देख रहा है, अर्थात हमारे भारत को जो है नई पीढ़ी जो है वो मोबिलिटी के लिए देख रहा है, जो कि अस्थायी शहरी गतिशीलता प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। मंत्रालय ने एक विस्तृत परामर्श जारी किया है कि इस कठिन दौर में राष्ट्र को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, यह 3 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 3 बातें की गई हैं, इसके अंतर्गत 3 बातें की गई हैं, जिसमें बात किया गया है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक साथियों, अगली बात यहाँ पे किया गया है कि तकनीकी उपलब्धियों का लाभ उठाना, मतलब तकनीकी उपलब्धियों को किस प्रकार से लाभ उठाया जाए, तकनीकी उपलब्धियों का किस प्रकार से लाभ उठाया जाए, तकनीकी उपलब्धियों का लाभ उठाना। ठीक, और तीसरी बात की गई है यहाँ पे तकनीकी उपलब्धियों का और शहरी परिवहन प्रतिमान में NMT प्रणाली का प्रवेश शामिल है, अर्थात शहरी परिवहन को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जाए। शहरी परिवहन के प्रतिमान की बात की गई है, शहरी परिवहन के प्रतिमान की भी बात यहाँ कही गई है। ठीक साथियों, ये जो हमारा 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन किया गया है, जिसकी मेन थीम है कि शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान को किस प्रकार से देखा जाए, समझा जाए, उसके लिए काम किया जाए, तो उसी के लिए ये बात किया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभाव प्राप्त है श्री हरदीप पुरी जी किए हैं। ठीक, इसका उद्घाटन हमारे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभाव प्राप्त है श्री हरदीप पुरी सिंह जी इसका उद्घाटन किए। इसकी आपसे थीम पूछ लेगा कि इसकी मुख्य थीम क्या थी,
तो इसके थीम की बात अगर करेगा तो आपको बताना पड़ेगा इसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जाए, साथ ही तकनीकी उपलब्धियों का लाभ किस प्रकार से उठाया जाए, साथ ही साथ यहाँ शहरी परिवहन के प्रतिमान की भी बात की गई है। शहरी परिवहन के प्रतिमान की भी बात यहाँ की गई है। ठीक साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात मानी जाएगी। ठीक है साथियों, अब अगर हम अगले कुछ क्वेश्चन के लिए रुख किया जाए तो उसके लिए हम बात करें, आपसे मेरा सवाल है कि विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विश्व रेडियोलॉजी दिवस, विश्व रेडियोलॉजी दिवस अर्थात वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। साथियों यह दिन रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है जो सुरक्षित रहेगी देखभाल में योगदान देता है। उस दिन के लिए जागरूकता के लिए यह बढ़ावा देता है जो सुरक्षित रोगी के देखभाल में योगदान देता है। मतलब सुरक्षित रोगी का देखभाल किस प्रकार से किया जाए इसकी बात करेगा, और स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ में निरंतर सुधार करता है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। अगर विश्व रेडियोलॉजी दिवस की बात किया जाए तो यह विश्व रेडियोलॉजी दिवस 2012 में पहली बार मनाया गया था। 2012 से प्रत्येक 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस के रूप में जाना जाता है। तो अगर बात करें तो विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार विश्व रेडियोलॉजी दिवस की शुरुआत 2012 से किया गया। 2012 से किया गया। विश्व रेडियोलॉजी दिवस की शुरुआत 2012 से किया गया और 2012 से 8 नवंबर को प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक साथियों, अब अगर हम अगली बात करें अगली जानकारी की, तो भारत में अगली जानकारी की हम लोग बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को कराए जा रहे हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो बैंक की तैयारी करने वाले हों, एसएससी की हों, यूपीएसआई में तो बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है, लेकिन यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, ठीक, यूपी वीडियो हो, इस प्रकार यूपी अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हो, जैसे आपका CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया या चुना गया? तो साथियों हम बात करें भारत के कॉमिक्स
कॉमिक्स हीरो, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना, कौन सी? नमामि गंगे परियोजना जो 2014 में शुरू की गई थी, को नमामि, कौन सी? नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक, परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर, परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर, परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। साथियों, ये जो हमारी परियोजना है नमामि गंगे परियोजना, जिसके अंतर्गत हमारे नदियों को किस प्रकार से साफ सुथरा स्वच्छ बनाया जा सके, जिसका जल सही रूप से वो प्रवाहित हो सके, और हमारे जो नदियां हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी गंगा नदी है, उसको किसी भी प्रकार से प्रदूषित न किया जाए और साथ ही साथ प्रदूषण से मुक्त भी किया जाए। इसके लिए हमारी एक नदियों की साफ़ सफाई और संरक्षण की बात यहाँ पे की जा रही है। हमारी नदियों को किस प्रकार से प्रदूषण से मुक्त किया जाए और आगे भी प्रदूषण न किया जाए, हमेशा प्रदूषण मुक्त रहे, तो उसके लिए हमारी एक परियोजना बनाई गई थी जिसे नमामि गंगे परियोजना कहा गया था। नमामि गंगे परियोजना की बात किया जाए तो यह परियोजना 2014 में शुरू की गई थी। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 2014 में किया गया था। 2014 में किया गया था। ठीक साथियों, तो इसी हमारी परियोजना जो नमामि गंगे परियोजना है, इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जो कॉमिक्स हीरो के चाचा चौधरी हैं। कॉमिक्स हीरो के चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसका कारण क्या है कि मशहूर भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे भारत के जो कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी हैं, इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। उन्होंने नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है, अर्थात चाचा चौधरी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है कि गंगा की रख रखाव, साफ सफाई और सुचारू रूप से जल प्रवाहित हो, किसी भी प्रकार से गंदगी न की जा सके इसमें, इसके लिए ये भी अपनी एक अहम भूमिका देना चाहते हैं। ठीक, तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प, किस प्रकार से उसका कायाकल्प किया जाए, अर्थात कायाकल्प का मतलब आप ये समझिए कि सजना संवरना, नदियों का किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से उसका रख रखाव कह लीजिए किया जाए, कायाकल्प किया जाए, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। अगर बात किया जाए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प करने के उद्देश्य से की गई है। ठीक साथियों, अगर फिर इसके बाद हम अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी के क्रम में साथियों आता है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, इसकी अगर हम जानकारी करें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हम लोग करते हैं डेली, और ये डेली हमारी करंट अफेयर की क्लास हम लोगों की होती है। ठीक साथियों, अगर हम बात करें कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, हॉकी इंडिया के
नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्र निंगोबम, मणिपुर के ज्ञानेंद्र निंगोबम को हाल ही में निर्विरोध हॉकी इंडिया टीम का अध्यक्ष चुना गया। ज्ञानेंद्र निंगोबम, ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र निंगोबम को, जो मणिपुर के रहने वाले हैं, ज्ञानेंद्र निंगोबम मणिपुर, ठीक साथियों, ज्ञानेंद्र निंगोबम को निर्विरोध अर्थात इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, को निर्विरोध रूप से चुना गया। साथियों, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्र निंगोबम को, जो मणिपुर के रहने वाले हैं, निर्विरोध रूप से हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगर साथियों मैं बात करूं तो ये जो हमारे मणिपुर के ज्ञानेंद्र निंगोबम हैं, जिन्हें अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। जो अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्र निंगोबम को चुना गया, इससे पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद मुश्ताक अहमद थे। इसके हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निंगोबम से पहले मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी थे। अहमद को राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने को कहा है। ये राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल में जो दिशा निर्देश था उसका उल्लंघन किया है, जिसके लिए हमारा जो खेल मंत्रालय है इनको अर्थात मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी को इस्तीफा देने के लिए कहा है। अहमद को हालांकि यहाँ हॉकी इंडिया की कांग्रेस और चुनाव के निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। मतलब अहमद जी को हॉकी इंडिया कांग्रेस और चुनाव के निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी चुन लिया गया है। निंगोबम अर्थात ज्ञानेंद्र निंगोबम को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद पर काबिज होने वाले पूर्वोत्तर के पहले सदस्य हैं। ठीक, ये पूर्वोत्तर के ऐसे सदस्य हैं जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पर काबिज रहे थे। अहमद के जुलाई में निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा देने के बारे में वह कार्यवाहक अध्यक्ष थे। ठीक, अहमद जी जुलाई में निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा देने के बाद, मतलब ये कुछ निजी और पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये हॉकी इंडिया अध्यक्ष के रूप में, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, चूँकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा सकी थी। ठीक साथियों, ये जानिए, यहाँ आपसे पूछ लेगा कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ आपका आंसर होगा ज्ञानेंद्र निंगोबम को। या तो आपसे पूछ लेगा कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ आपको मणिपुर आंसर देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपसे पूछेगा कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में जो अभी नियुक्त हुए हैं इनसे पहले कौन थे, तो यहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी। ज्ञानेंद्र निंगोबम से अगर पहले की बात करें, पहले अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी थे। ठीक, ज्ञानेंद्र निंगोबम से पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी। ठीक साथियों, ये हमारी जानकारी है। अब अगली जानकारी इसी क्रम में है कि हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, अगली जानकारी की अगर बात करें तो अभी हाल ही में अगर बात करें तो रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC
HDFC बैंक का HDFC बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नए मुख्य सूचना अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, अभी हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ आपसे क्वेश्चन साथियों पूछ लेगा कि अभी हाल ही में HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा रमेश लक्ष्मी नारायण को। या तो आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, तो यहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा HDFC बैंक का। और यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक के कौन से पद पर नियुक्त किया गया, तो यहाँ आपका आंसर होगा मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, यहाँ आपका आंसर होगा मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। और अगर बात करें तो साथियों यह नियुक्ति पहले के CIO मुनीष मित्तल के इस्तीफे के करीब 4 महीने के बाद हुई है, अर्थात 4 महीने से HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी का पद खाली था। और अगर बात करें तो यहाँ पे रमेश लक्ष्मी नारायण जी किसका पद लिए हैं, किसका मतलब किसके इस्तीफे के बाद ये मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में बनाए गए हैं, तो साथियों इससे पहले मुनीष मित्तल जी थे। ठीक, इससे पहले HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी मुनीष मित्तल जी इससे पहले थे। इससे पहले HDFC बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। ठीक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इससे पहले थे। रमेश लक्ष्मी नारायण से पहले HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में मुनीष मित्तल जी कार्य कर रहे थे। 4 महीने पहले ही मुनीष मित्तल जी अपने पद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, अर्थात 4 महीने से यह पद खाली चल रहा था। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो यह बैंक के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीश के अंडर के द्वारा घोषित की गई है। ठीक, शशिधर जगदीशन के अंडर उनके द्वारा घोषित की गई पहली बड़ी नियुक्ति है। यह सबसे बड़ी नियुक्ति है जो पहली बड़ी नियुक्ति हुई है। लक्ष्मी नारायण ने रेटिंग एजेंसी क्रेसिल से ज्वाइन किया है। अगर बात किया जाए तो लक्ष्मी नारायण ने कौन सी रेटिंग एजेंसी के थ्रू ज्वाइन किया, तो ये होगा रेटिंग एजेंसी क्रिसिल एजेंसी के द्वारा ये ज्वाइन किए, जहां वे चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन के पद पर कार्य कर रहे थे। यहाँ आपसे पूछ लेगा कि रमेश लक्ष्मी नारायण जी HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी से पहले कौन से पद पर कार्य कर रहे थे या कौन सी कंपनी में, तो यहाँ आपका आंसर होगा लक्ष्मी नारायण रेटिंग एजेंसी क्रिसिस। ठीक, इससे पहले ये रेटिंग एजेंसी क्रिसिल में ज्वाइन किए थे, इससे पहले वहाँ कार्य कर रहे थे जहाँ पे वे चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन के पद पर कार्य कर रहे थे। ठीक साथियों, अब अगर अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, इसकी जानकारी आप लोगों को देना है। साथियों, अगर HDFC बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में किया गया था। स्थापना
अगस्त 1994, अगस्त 1994 में किया गया था। ठीक, और अगर इसके संस्थापक की बात करें तो बीबू वर्गीज इसके संस्थापक हैं। संस्थापक बीबूज कौन है? बीबू वर्गीज इसके संस्थापक हैं। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो आपसे मैं क्वेश्चन किया हूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही साथ साथियों अगली जानकारी की बात करें तो वह कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऐसा कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? साथियों इसका आंसर आप राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों हम लोग इसकी अगर बात करें तो वो कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शामिल है? तो साथियों ऐसा तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य ठीक, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। शीर्ष स्थान हासिल किया है। शीर्ष स्थान हासिल किया है। साथियों हमारा जो तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है तमिलनाडु सरकार ने, या तमिलनाडु राज्य की बात कह लें। कुल मिलाकर तमिलनाडु राज्य ने विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते हैं। तमिलनाडु राज्य की अगर बात करें या सरकार की बात करें तो ये कुल विभिन्न श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं। तमिलनाडु राज्य या सरकार की बात करें तो यह विभिन्न श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं। पुरस्कार समारोह वस्तुतः 11 और 12 नवंबर को उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में होना है। यह जो केंद्रीय पुरस्कार का आयोजन किया गया है, किसका आयोजन? पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है 11 से 12 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 11 से 12 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा।
ठीक, के बीच में आयोजित किया जाएगा, जिस आयोजन में हमारे भारत के हमारे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में होना है। यह 2 दिवसीय समारोह होगा, अर्थात यह समारोह जो पुरस्कार समारोह होगा इसका आयोजन 2 दिन 11 से 12 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक साथियों, और PWD सचिव के मणिवासन तमिलनाडु सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ठीक साथियों, तो अब हम अपने क्लास को यहीं से ओवर करते हैं, ज़्यादा क्लास लंबी ना हो, और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे करवाए गए हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग अपना भी कुछ व्यू देना चाहेंगे या और भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी एक नई बैच लॉन्च हो चुकी है, जिस बैच का नाम सिलेक्शन बैच है, जिसमें सीटेट, खास तौर पे सीटेट को फोकस करते हुए यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए 3 क्लासें पर डे प्रोवाइड आप लोगों को की जा रही हैं, जो कि एक क्लास 10 बजे होगी, एक क्लास 2 से 3 बजे के बीच में आप लोगों को दी जाएगी और एक क्लास 7 से 8 बजे के बीच में दी जाएगी। जिस बैच में मैं आपसे बता दूं कि 100% की गारंटी है, अगर आप लोग रेगुलर 7 दिन तक उस बैच को क्लास लीजिएगा, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मैटर में कहीं से कोई कोताही होगी। तो सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि यह बैच आपका फ्री ऑफ कास्ट है। सिर्फ आप लोग पूरी मेहनत के साथ इस बैच में लगिए, पढ़िए मेरे साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने करियर की जिम्मेदारी को निभाते हुए आप लोग हमसे जुड़िए। उसके बाद आप देखिएगा कि मैटर में कहीं भी आपको दिक्कत आएगी। आपके जो भी साथी होंगे, यार मित्र होंगे, आपके अंकल होंगे, भाई होंगे, भैया होंगे, या कोई भी लोग होंगे जो सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी को बताइएगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट का नया बैच लॉन्च हुआ है, जिसकी क्लासें आज से प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।